नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी और सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। तो अब से महज कुछ मिनटों बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह विदा होने वाले साल का तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। 144 साल बाद ऐसा महासंयोग हो रहा है जब गुरुवार और अमावस्या एक दिन पड़ रहे हैं। सुबह 8:04 से लेकर सूर्य ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 1:36 पर खत्म होगा। यह सूर्य ग्रहण खंडग्रास रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखें, वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। नया साल शुरू होने के ठीक 5 दिन पहले 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण खंडग्रास होगा, जो भारत के साथ ही एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण सुबह 8:13 से शुरू होगा, जबकि 9:28 पर मध्यकाल रहेगा। वहीं 10:56 पर मोक्ष होगा। यानी कुल मिलाकर ये सूर्य ग्रहण 2 घंटे 43 मिनट का होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए। हालांकि बूढ़े, बच्चे या फिर रोगियों को सूतक का दोष नहीं लगता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल सिद्धिप्रद काल माना गया है, इसलिए ग्रहण के समय तंत्र मंत्र सिद्ध किया जाता है। इस दौरान दान, धर्म, श्राद्धादि कार्य और भगवत भजन विशेष पुण्यप्रद माना गया है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या कुश डालकर रखना चाहिए। इसे खाने पर ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर नहीं होता। ग्रहण के स्पर्श काल और मोक्ष काल दोनों समय स्नान करना चाहिए। ये ग्रहण मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा जिस राशि के लिए ग्रहण शुभ नहीं हो, उस राशि के जातकों को भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण जनित दोष के निवारण के लिए गौदान, भूमिदान और स्वर्ण दान करना चाहिए। ये मूल नक्षत्र व धनु राशि में ग्रहण होने जा रहा है। इस राशि और इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को काफी कष्टप्रद रहने वाला है। ग्रहण के दौरान व्यक्ति को भजन व जप तप व हरि नाम सत्संग जरूर करना चाहिए। इस दौरान विशेष रूप से घर में रह करके अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सूतक के दौरान वयोवृद्ध बच्चों को, अस्वस्थ व्यक्तियों को छोड़ करके भोजन करना निषिद्ध माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जब पृथ्वी पर चांद की छाया पड़ती तब सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। वहीं सूर्य ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला। अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत पान करवाया। उस समय राहु नाम के असुर ने भी देवताओं का वेश धारण कर अमृत पान कर लिया। चंद्रमा और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव के कारण राहु की मृत्यु नहीं हुई। और इस घटना के बाद से सूर्य और चंद्रमा के प्रति राहु शत्रुता रखता है और समय समय पर इन्हें ग्रसता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्यों खास है इस बार का सूर्य ग्रहण? किस राशि के जातक के लिए शुभ है सूर्य ग्रहण और किस राशि के लिए अशुभ? इस बार के सूर्य ग्रहण में क्या खास संयोग बन रहा है? इन तमाम बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। जाने माने पंडित मुकेश भारद्वाज जी से बात की हमारे सहयोगी लवली वाधवा ने। 10,000 किलोमीटर बाय 250 किलोमीटर। सूर्य ग्रहण को लेकर के तरह तरह की लोगों के अंदर भ्रांतियां भी हैं और तरह तरह की विशेषताएं भी हैं। सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, ये इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मुकेश भारद्वाज जी। पंडित जी, जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है ये सूर्य ग्रहण? बेहद महत्वपूर्ण, कारण कि जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति इस तरह की हो जाती है कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। लेकिन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 6 ग्रहों के साथ में है। तो इस तरह का प्रभाव आप अगर देखें अष्टग्रही तरीके से, तो 1962 के अंदर एक समय था जब ये इस तरह की स्थिति थी। उसके बाद में बीच बीच में कई बार ये चतुर्थ ग्रह उनके साथ रहा, लेकिन इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण बृहस्पति और शनि दोनों के साथ होने के कारण ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है
कि मनों पर इसका प्रभाव, निर्णयों पर इसका प्रभाव और जनमानस पर इसका प्रभाव बहुत तीक्ष्ण हो सकता है। अच्छा, लोगों को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या सहूलियत रखनी चाहिए, किस तरह से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा महत्व माना जाता है कि इन ग्रहण के दिनों में आराधना को बड़ा महत्व दिया गया है धर्मों के अंदर। बिल्कुल, ग्रहण के समय अगर हम आराधना, ईश्वर आराधना में जाते हैं, किसी भी मंत्र को लेकर के अगर आप आराधना करते हैं, अपने इष्ट के ऊपर आप ज़्यादा आप अपने आप को एक इस तरह से लेके आ सकते हैं कि कोई भी, और कुछ नहीं तो राम का नाम आप ले सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप अगर देवी भक्त हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, एक इस तरह से कर सकते हैं। ये सारे जो मंत्र हैं, ये आप इनको लेकर के आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात है, इसे पूजा अर्चना नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो आज पड़ने वाला सूर्य ग्रहण इस बार 10 अच्छे और बुरे योग लेकर आ रहा है। ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव धनु राशि वालों पर पड़ने वाला है। साथ ही राजनीतिक हिसाब से भी ग्रहण के योग कष्टकारी होंगे। 2 घंटे से ज्यादा रहने वाला ये ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होकर 10 बजे तक 10:57 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार ग्रहण पर 10 विशेष अच्छे और बुरे योग बनने जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर धनु राशि वालों पर पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी। वो एक अलौकिक ग्रहण है, इसको बोलते हैं हम लोग अलौकिक, क्योंकि इसमें कंकण ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, यानी कि एक कंगन की आकृति जो है वो पूरी दिखाई पड़ेगी और 96% जो है, 96% जो है वो ग्रहण पूरा पड़ेगा। सुबह 8 बजे से ग्रहण प्रारंभ होगा, 10:57 के ऊपर ग्रहण की समाप्ति होगी। 1:30 बजे के लगभग ग्रहण का जो है मोक्ष होगा। पूरे भारतवर्ष में इस ग्रहण का जो है दर्शन आपको होगा और इतना भयंकर ग्रहण होगा। यदि आसमान साफ हुआ और ग्रहण एकदम अंधेरा होएगा तो हो सकता है इसमें अगर आप नंगी आंख से भी आपको जो है ग्रह नक्षत्र दिखाई पड़ जाए आपको आकाश के अंदर, इतना बढ़िया ग्रहण होगा। कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण है आज, जैसे कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुबह 8:17 पर जो है शुरू होगा और 10:57 तक रहेगा। आज का सूर्य ग्रहण पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक है। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसे सूर्य ग्रहण को खंडग्रास कहा जाता है। और ये भी हम आपको बता दें कि क्या होता है सूर्य ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज पर काले धब्बे जैसा कुछ दिखाई देता है। आज आंशिक सूर्य ग्रहण है, ऐसे में सूर्य अंगूठी या कंगन जैसा दिखाई देगा। और कहां दिखेगा ये भी हम आपको बताते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। सऊदी अरब, अफ्रीकी देशों में भी दिखेगा। सुमात्रा, बोनिया में भी दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। और राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका है। सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। देश के कई हिस्सों में ओले पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं पर असर हो सकता है। गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। और अब बढ़ेंगे बाकी खबरों की तरफ। कॉबे टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में फिर एक बाघिन की मौत हो गई। इस बाघिन के शव को वन कर्मियों ने गश्त के दौरान देखा। कॉबेट प्रशासन बाघिन की मौत को नेचुरल बता रहा है, जबकि इसके कारणों को जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया गया। अब एक बाघिन की डेथ रिपोर्ट हुई है आज सुबह ही कालागढ़ क्षेत्र में, जो हमारा सूखा सोत है, नेशनल पार्क का एरिया है वहाँ पे। और बॉडी जो है बिल्कुल फ्रेश है, शायद कल उसकी डेथ हुई होगी और बॉडी के सारे पार्ट्स इंटैक्ट हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नेचुरल डेथ हुई होगी। पहाड़ों में गुलदारों से ज्यादा अब भालुओं के हमले बढ़ गए हैं। भालुओं के हमलों में कई लोग जख्मी हो गए हैं और उनमें से कुछ जिंदगियों के लिए अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। चमोली के पहाड़ों में भालुओं का आतंक। गांवों में भालुओं ने बरपाया कहर।
ग्रामीण इलाकों में इस बार सबसे ज्यादा भालुओं के हमले की खबरें आई हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हैं। इतना ही नहीं, 23 मवेशियों को भी भालुओं ने निशाना बनाया। पहले भालू की तादाद 2-4 होती थी, अब दर्जनों में है। मारने का हुक्म है नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये गांव में जो है घुस गए हैं। इसमें जो है लाखी और सरपानी में जो है इतने लोग घायल कर दिए भालू ने। 3-4 तो जो है सरपानी में हो गए, 3-4 लाखी में हो गए, जिसमें कि एक महिला की मौत भी हो गई। जो काश्तकारी कर रहे हैं उनकी तरफ पहले बंदरों का था, गोणियों का आतंक था। अब क्या हो गया कि खेती तो ख़त्म हो गई लेकिन इंसानों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। एक तरफ सरकार बोल रही कि जीव जंतुओं को बचाना चाहिए, दूसरी तरफ जीव जंतु जब इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं उसके तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वन क्षेत्र के लिहाज से जिले में केदारनाथ वन प्रभाग के तहत आने वाले क्षेत्र में भालुओं के हमले की 7 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत के साथ ही 6 लोग घायल हुए। तो वहीं बद्रीनाथ वन प्रभाग में भी भालू के हमले के 9 मामले सामने आए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में भालुओं ने 4 बार हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसा है कि ये ऐसी घटनाएं इस समय जो है आफ्टर अक्टूबर इस टाइप के टाइम में टुवर्ड्स मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस टाइम में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस वक्त जो है बर्फ़बारी के कारण जो है ऊपर जानवरों को उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज होता है, तो वो थोड़ा हैबिटेशन की तरफ नीचे उतर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर क्लाइमेट होता है। एक तरफ जहाँ इंसान जंगली जानवरों के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब पहाड़ी इलाकों में बढ़ते जंगली जानवरों के हमले की कीमत इंसानों को भी चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कालीनगर इलाके से पुलिस ने 40 संरक्षित प्रजाति के कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कछुआ काफी दिनों से संरक्षित प्रजाति के कछुओं की तस्करी जो है ये व्यक्ति करता था, और फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पर जो है दबिश दी तो जो है ऐसे घर में इसके आंगन नहीं गया, वो बेच रहा था। मौके पे पकड़ लिया, 40 कछुए बरामद हुए हैं। मौके पे वन विभाग की टीम में बुलाया गया, तो आवश्यक कार्रवाई करके अभियोग पंजीकृत करके उसे गिरवाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में युवा सरेआम गुंडागर्दी करने पर उतारू है। मारपीट का एक वीडियो गांधी चौक का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक को लात घूंसों से पीटा जा रहा है, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, जबकि एक लड़की जरूर बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके हमलावर शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नैनीताल से बच्चों को रामनगर की ओर ला रही एक बस बैल पड़ाव के पास पलट गई। हादसे में 6 बच्चे समेत 7 लोग जख्मी हुए हैं। बस में करीब 50 स्टूडेंट्स सवार थे। राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता सिटी के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की इस बस में बच्चे अपने टीचरों के साथ घूमने आए हुए थे। एक वाहन को पास देते समय ये एकदम से किनारे आ गई बस, जिससे बस पलट गई और घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। ये देखिए बच्चे नैनीताल गए थे, ये इनकी बस आ रही थी आज कालाडूंगी से, तो बेल पड़ाव के आगे से एक बस आ रही होगी, तो इन्होंने अपनी गाड़ी किनारे पे की तो मिट्टी धंस के ये बस गिर गई नीचे। तो इसमें 7 बच्चों को हल्की फुल्की चोटें हैं, जिनको हमने 108 की मदद से रामनगर भिजवा दिया है। ये बच्चे राजस्थान के किसी स्कूल के बताए जा रहे हैं। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे ये, और मेड़ता सिटी से पढ़ते हैं, और ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए गोल्डन कार्ड बनवाने का टारगेट रखा है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बार फिर संकल्प लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से शुरू हुई अटल आयुष्मान योजना को 25 दिसंबर को 1 साल हो गया। इस मौके पर देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हर नागरिक के सेहत को लेकर चिंता जताई, लेकिन वहीं अटल आयुष्मान योजना से कई लोगों को लाभ मिलने की बात भी कही। समझता हूँ कि योजना की सफलता का जो मैं मापदंड मानता हूँ
कि यहाँ पर कुछ पेशेंट मिले जिन्होंने कहा कि हम 15 वर्ष से इलाज नहीं करा पा रहे थे, किसी ने कहा हम 6 वर्षों से इलाज नहीं करा पा रहे थे क्योंकि धन का अभाव था। उनके पास 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं था, इसलिए वो इलाज नहीं करा पा रहे थे। और 12,000 से अधिक लोग ऐसे हैं कि जिनको एक तरह से दूसरा जन्म मिला है। अटल आयुष्मान योजना में एक परिवार को 1 साल में 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है और इस योजना से अब तक 1,10,000 लोगों का इलाज हो चुका है। तो लगभग 1 करोड़ लोगों के गोल्डन कार्ड बनाना ये हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास उसका अपना गोल्डन कार्ड हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो घर में है, घर के बाहर है, कहीं पर भी है राज्य के अंदर, तो उसका लाभ वो ले सके। वहीं सीएम ने शासन को निर्देश दिए हैं कि हर नागरिक के फ्री हेल्थ चेकअप के लिए भी प्लान तैयार करें। जो अभी हम लोगों ने मोमेंटम बिल्डअप किया है उसी को आगे बढ़ाने के लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम हर घर तक पहुंचेंगे और गोल्डन कार्ड बनाने के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जो उनके निर्देश हैं कि हर किसी का एक बेसिक ये चेकअप होना चाहिए, उसकी दिशा में नई स्कीम बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सर्विस और सिस्टम बेहतर बनाना हमेशा बड़ी चुनौती रहा है, पर अटल आयुष्मान स्कीम की सफलता से सरकार को उम्मीद है कि वो 1 करोड़ 10 लाख की आबादी को स्वस्थ रखने का काम आसानी से कर लेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे आबकारी विभाग में अब कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। शासन के पास पहुंची फाइल में कटघरे में देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी मनोज उपाध्याय हैं, जो भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में है। नई आबकारी नीति आने के बाद से ही शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब शासन के पास पहुंची फाइल में कटघरे में देहरादून जिला आबकारी विभाग आ गया है। आवंटन से लेकर शराब ओवर रेटिंग में बढ़ती गई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आरोपों में घिरे जिला आबकारी अधिकारी से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल मीडिया से उन्होंने दूरी ही बनाई हुई है। वहीं आबकारी आयुक्त कहते हैं कि सभी अधिकारियों को नोटिस भेज दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं कि काम में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की शिकायत आती है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि आबकारी विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और चंपावत में एक धरोहर खत्म हो रही है। स्वामी विवेकानंद की इस ऐतिहासिक धरोहर के अस्तित्व को बचाने के लिए अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। क्या सरकार की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी है? ये तस्वीरें चंपावत मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक द्यूरी गांव की है। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ इसी घर में रुके थे। 19 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद लोहाघाट अद्वैत आश्रम मायावती से वापसी के दौरान टनकपुर अस्कोट पैदल मार्ग से जब गुजर रहे थे तो द्यूरी गांव जब पहुंचे उस वक्त रात हो गई थी। फिर उन्होंने इसी बंगले में अपने शिष्यों के साथ आराम किया था। न्यूज़ 18 दिखाने जा रहा है आपको 100 साल पुराने उस घर की तस्वीर जिसमें कभी स्वामी विवेकानंद आकर एक रात के लिए रुके थे। चंपावत की इस ऐतिहासिक जगह की जानकारी जहां लोगों को बहुत कम है, वहीं इस भवन की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये धरोहर नष्ट हो जाएगी। 100 वर्ष पहले यहाँ पर कोई स्वामी विवेकानंद जी यहाँ रात्रि विश्राम रहे जिस स्थान पर, तो प्रशासन ने आज पूरे इसकी अनदेखी की है। जर्जर हालत ये यहाँ पर हो चुकी है। प्रशासन को इसके ऐतिहासिक महत्व का पता है। इस बार जिला पंचायत लोक निर्माण विभाग को इसमें जिला योजना के अंदर 10 लाख रुपये स्वीकृत किया गया, क्योंकि ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है। पूर्व में हमारा टनकपुर से जो अस्कोट मोटर क्या पैदल मार्ग था इसी रास्ते से होता था और ये संज्ञान में है कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहीं पर एक दिन का आश्रय किया था और तत्पश्चात यहाँ से श्यामला ताल मायावती की ओर गए थे। इसलिए इस महत्व को देखते यहाँ जिला योजना में इसमें कार्रवाई की जा रही है। चंपावत के एसडीएम इस बंगले पर 10 लाख रुपए खर्च करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा किसी को कोई जानकारी नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर निर्माण कार्य की शुरुआत हो। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ाने के लिए चंडाक और मोस्टामानू चुना गया था।
लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी योजना परवान ही नहीं चढ़ पाई। हैरानी इस बात की ज्यादा है कि अभी तक भी योजना सिर्फ फाइलों में ही बंद है। लोगों ने इसमें एक इको कैफेटेरिया के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह कैफेटेरिया चंडाक मंदिर के मोस्टमानो मंदिर के सामने बनाया जाएगा, जो लगभग 70 से 100 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का रहेगा। इसमें चिल्ड्रन पार्क भी रहेगा छोटा सा, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग वॉल और छोटे बच्चों के लिए जिप लाइन बनाई जाएगी। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत जो है शासन से जो भी निर्देश प्राप्त हो रहा है उसके अनुरूप हमने समस्त कार्यों का एक डीपीआर बना के शासन को प्रेषित किया है। राज्य में हर साल 1 लाख से ज्यादा बिजली कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, लेकिन बिजली कस्टमर्स बढ़ने के बाद भी बिजली खपत वही की वही है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में बिजली के डोमेस्टिक और कमर्शियल करीब 23 लाख कंज्यूमर्स हैं, जो 2018 से करीब 1.5 लाख ज्यादा है, लेकिन बिजली खपत बढ़ने के बजाय घट गई है। वहीं एमडी यूपीसीएल मानते हैं कि कंज्यूमर्स बढ़ने से बिजली चोरी में कमी आई है। साथ ही राज्य में सोलर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन भी बढ़ रहा है। शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी सोलर का उपयोग कर उपभोक्ता बिजली बचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की खपत भी कम हो रही है, जिससे कंज्यूमर्स के बढ़ने के बावजूद बिजली की खपत में इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा परिवर्तन है। सौर ऊर्जा के कारण भी काफ़ी परिवर्तन आया है। लोग जो पहाड़ों में जिन लोगों ने जो नए कनेक्शन लिए हैं उनकी खपत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन थोड़ा सा घटा है कंपैरेटिवली जो पिछले वर्ष की तुलना में, और चोरियां भी थोड़ी घटी हैं। उसके कारण भी बिजली की खपत में जो दिख रहा है, जो बिजली की खपत जो दिख रही है वो सही दिख रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है पिछले वर्षों की तुलना में, अगर देखें तो बहुत परिवर्तन नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।